Good morning, my dear friends and my dear students. Welcome back to my dear chemistry classes. Our topic is as usual chemical kinetics. पिछले कई दिनों से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं. केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों हमने लास्ट टर्म पे आपको दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कराई रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए. आज रेट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करने के लिए दो बहुत छोटी प्रॉब्लम मैं आपके साथ लेकर आया हूँ. छोटी प्रॉब्लम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को समझाने के लिए एक बार फिर से प्रयास कर रहा हूं. आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों दो प्रॉब्लम साइड में बोर्ड के साइड में मेंशन है. क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग देखिए. फॉर केमिकल रिएक्शन A इक्वल टू B द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A इन 40 सेकेंड्स इज माइनस 0.004 मोल पर लीटर. कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन of the given reaction. बच्चों ये सिंपल सा रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक एक मॉलिक्यूल लिए गए हैं, एक एक मोल लिए गए हैं और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का 1 है. मतलब साफ है कि जिस रेट से A डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से B अपीयर भी हो रहा होगा. बट इन दिस क्वेश्चन द डेटाज आर मेंशन्ड इन द रेफरेंस ऑफ A दैट इज रिएक्टेंट. इस क्वेश्चन में आपको जो भी डेटा प्रोवाइड कराया गया है वो रिएक्टेंट के फॉर्म में किया गया है. आपको पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होती है और इस रिएक्शन में देखिए 40 सेकंड में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन घटकर कम होकर माइनस 0.004 मोल पर लीटर हो गई. माइनस लगने का मतलब ये हुआ कि जब टाइम जीरो रहा होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ रहा होगा उस समय ए की कंसंट्रेशन जीरो रही होगी और 40 सेकंड के बाद जीरो से घटकर ये माइनस 0.004 मोल पर लीटर रह गई. बच्चों इसको सॉल्व करते हैं. बहुत इजी प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन द रिएक्शन इज A इक्वल टू B एंड द गिवन डेटा आर given that change in concentration of A, the change in concentration of A is minus 0.004 mol per liter, that is delta A equal to minus 0.004 mol per liter, and the time interval is 40 seconds, that is delta T equal to 40 seconds. So we have to calculate the rate of reaction of this reaction. So बच्चों आपने पढ़ा है rate of reaction equal to rate of disappearance of A, it will be again equal to rate of formation of B. हमें rate of formation of B इससे बात नहीं करनी है क्योंकि हमारे सारे आंकड़े A के फॉर्म में हैं. So rate of reaction equal to rate of अपीयरेंस ऑफ ए. ए की डिसअपीयर होने की जो रेट है वही इस कंप्लीट रिएक्शन का रेट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज चेंज इन टाइम. दिस इज इक्वल टू माइनस और ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दी हुई है तो माइनस 0.004 मोल पर लीटर अपॉन 40 सेकेंड. इट विल कम आउट टू बी ए माइनस माइनस प्लस हो गया 0.0004 अपॉन ये हमने जीरो यहाँ पे कैंसिल कर लिया और ऊपर डेसिमल के बाद एक जीरो और बढ़ा लिया. ये हो गया 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. दिस इज इक्वल टू 0.0001 मोल पर लीटर पर सेकेंड. अगेन इक्वल टू 1.0 into 10 power minus 4 मोल per liter per second, and this is the rate of this reaction. बच्चों यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं. दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1.0 into 10 power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड. बड़ा ही इजी है.
रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, इसका आंसर आया 1.010⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। बच्चों अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। ये भी बिल्कुल पहले प्रॉब्लम की तरह है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले प्रॉब्लम में रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी गई थी और दूसरी प्रॉब्लम में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए ये दो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम दी गई हैं। बच्चों इस प्रॉब्लम को देखिए, वही रिएक्शन सेम। इन द केमिकल रिएक्शन A is equal to B, the concentration of B increases by 0.20 mole per liter in half an hour. So we have to calculate the average rate of reaction. Average rate of reaction half an hour, आधे घंटे की बात की जा रही है। आधे घंटे में B की कंसंट्रेशन के चेंज को रिकॉर्ड किया गया है, इसीलिए यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो बच्चों आपका रिएक्शन है A इक्वल टू B, B इज द प्रोडक्ट, और आधे घंटे में हाफ एन आवर 30 मिनट में B की कंसंट्रेशन में जो चेंज है, इंक्रीमेंट है, दिस इज 0.20 मोल पर लीटर। चूंकि B प्रोडक्ट है और टाइम के साथ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो बच्चों जो प्रॉब्लम जो भी वैल्यूज दी गई पहले नोट करेंगे हम लोग। गिवन दैट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B डेल्टा B इक्वल टू 0.20 मोल पर लीटर, चेंज इन टाइम डेल्टा T इक्वल टू हाफ आवर। क्योंकि हमें जिस भी फॉर्म में, जिस भी यूनिट में क्वेश्चन दिया गया है उसी यूनिट में आंसर भी देना है, तो आवर को आवर ही रहने देते हैं। देयरफॉर rate of reaction will be equal to rate of disappearance of A, and this is again equal to rate of formation of B. B के डेटाज अवेलेबल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू 0.20 मोल पर लीटर अपॉन हाफ आवर, दिस इज 0.20 into 2 मोल पर लीटर per hour. It comes out to be 0.40 mole per liter per hour. So बच्चों दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया है ये 0.40 मोल पर लीटर पर आवर। सो आंसर इक्वल टू 0.40 मोल पर लीटर। तो दिस इज अगेन ए सिंपल प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं कि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का आइडिया मिल गया होगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक यही मिलता जुलता, हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अदरवाइज आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। बच्चों हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। बच्चों तीनों बातें एक ही हैं। रेट कांस्टेंट, जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो कौन सा रिएक्शन फास्टर रेट से हो रहा है, कौन सा रिएक्शन स्लोअर रेट से हो रहा है, इसकी जानकारी हम उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट से निकाल सकते हैं।
बहुत इजी है। अगर मान लीजिए आपको 3 रिएक्शन प्रोवाइड कराई गई हैं, 3 रिएक्शंस में तीनों की वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको मेंशन की गई है, और वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू को देखकर आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन फास्टर रेट से हो रही है, कौन सा रिएक्शन स्लोअर रेट से हो रही है, और इसकी जानकारी आप वेलोसिटी कांस्टेंट देखकर पता कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इज ग्रेटर, the rate of reaction will also be higher, and if the value of rate constant or velocity constant is lower, the rate of reaction will slow। समझ गए ना? यानी एक बात समझ में आती है आपको, किसी भी रिएक्शन को देखकर हम नहीं बता सकते कि रिएक्शन फास्टर रेट से हो रहा है कि स्लोअर रेट से हो रहा है, लेकिन अगर उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू देख ले तो हमें बता सकते हैं कि वो रिएक्शन फास्टर रेट से हो रहा है या स्लोअर रेट से हो रहा है। बच्चों, इसको समझने के लिए हमको आपके 11th के चैप्टर की हेल्प लेनी पड़ रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम। 11th में फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि ज्यादातर हमारे ही बच्चे क्या, लगभग CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे 90% स्टूडेंट्स 11th की पढ़ाई को बहुत ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि 11th तो हमें पास करना है, और असली मेहनत तो 12th में जाकर के करते हैं, इंटर फाइनल में करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ से उनके बोर्ड मार्क्स की स्कोरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर 11th 12th एज ए होल पूरा का पूरा सिलेबस आता है, पूरे सिलेबस से सारे प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। तो जो भी बच्चे 11th या 12th में से किसी भी क्लास की पढ़ाई को हल्के में ले लेते हैं, आगे चल के उनके सामने बहुत समस्या आती है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, घर बैठे रहे हैं या क्लास में बैठ करके मस्ती करते रहे होंगे, तो आप देखिए हम रेट कांस्टेंट की बात करने जा रहे हैं और यहाँ पर फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की चर्चा हो रही है। तो इससे एक सबक जो बच्चे हमारे 11th में आने वाले हैं, 10th पास आउट हैं, उनको ये नसीहत लेनी चाहिए कि 11th की पढ़ाई उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि 12th की पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th का हर टॉपिक 11th के टॉपिक से ही कनेक्ट है। सो रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। कंसीडर a general reaction N1A plus N2B is equal to M1C plus M2B। A और B रिएक्टेंट, C और D प्रोडक्ट। A और B के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 और N2 हैं, C और D के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट M1 और M2 हैं। यूं भी कह सकते हैं A के N1 मोल B के N2 मोल से रिएक्ट करते हैं तो C के M1 मोल और D के M2 मोल फॉर्म होते हैं। हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ रिएक्शन के परफॉर्मेंस के दौरान, कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट नॉर्वे के गोल्डबर्ग और वागे के द्वारा दिया गया। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो उनके रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है एक्टिव मासेज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट को हम लोग स्मॉल r से लिखेंगे, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ E स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन ऑफ A इज N1, N1 इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, तो N1 इसके पावर में जाएगा इनटू एक्टिव मास ऑफ B इसकी पावर में जाएगा।
So rate of this chemical reaction is directly proportional to concentration of A power N1 into concentration of B power N2. And this is according to law of mass action. Law of mass action की बहुत डिटेल हम आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाले हैं, इतना ही है law of mass action. The rate of any chemical reaction directly proportional to the product of active masses of the reacting substances. And this is equal to, हम proportionality sign हटा रहे हैं, equal ला रहे हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है दैट इज स्मॉल के. हमने आपको अपनी दूसरी या तीसरी वीडियो में बताया था जहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे थे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल की. दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ दिस इज स्मॉल के, concentration of N1 into active mass of B power N2, and K, small k, this is known as the rate constant or velocity constant. This is known as rate constant or velocity constant. तो बच्चों आपने देखा कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल के रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट. इसमें एक कंडीशन बच्चों अप्लाई करते हैं. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, मींस जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबकी यूनिट कंसंट्रेशन ले. मींस if active mass of A equal to active mass of B equal to 1 mole per liter, then इस एक्सप्रेशन को देखिए, rate will be equal to, if this value and this value are unit, that is 1 mole per liter, then the rate will be equal to K, that is rate of reaction will be equal to rate constant. So we can define at unit concentration of reactants the rate constant or velocity constant is equal to the rate of reaction and known as specific reaction. At unit concentration of reactants, the rate constant or velocity constant, that is small k, is equal to the rate of reaction, that is small r, and is known as specific reaction rate. जब किसी भी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को इकाई ले लेते हैं, यूनिटी ले लेते हैं, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, और ऐसे वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट को हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के नाम से जानते हैं. बच्चों आपने अभी रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट के बारे में देखा. अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का डिफरेंस भी जान लेते हैं. ये जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. ये हेडिंग है आपकी, डिफरेंस बिटवीन ROR, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की चर्चा भी थोड़ी देर पहले मैंने की, और रेट ऑफ रिएक्शन ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं.
तो दो कॉलम में इसको डिवाइड किया गया है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट कांस्टेंट। द फर्स्ट डिफरेंस, जब बच्चों पहले डिफरेंस पे गौर करेंगे, पहला डिफरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है, इट इज द स्पीड बाय विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन वो स्पीड है, वो वेलोसिटी है जिसके द्वारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तेजी से कन्वर्ट होते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हाई है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में स्लोली कन्वर्ट होते हैं तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कम है। और इसका डिफरेंस देखिए, रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज सिंपली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। स्मॉल के अभी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में यूज किए। सो रेट कांस्टेंट इट इज सिंपली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन का सेकेंड वैल्यू, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है तो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। अगर रिएक्टेंट्स हाई अमाउंट में लिए गए हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रिएक्शन फास्टर रेट से होगा। तो इसीलिए कहा गया इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। एंड रेट कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मींस रेट कांस्टेंट का जो मान है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है। और द थर्ड डिफरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड, इट्स वैल्यू चेंजेस विद टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू टाइम के साथ बदलती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, यानी स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है, उससे अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है। लेकिन टाइम बीतने के साथ जब प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। इसको बच्चों यूं समझ लो कि अगर आप कहीं से आए हैं, बहुत भूखे हैं और आपको खाना दिया गया खाने के लिए, तो शुरुआत में आप बहुत तेजी से खाते हैं क्योंकि आप बहुत तेज भूख आपको लगी होती है। तो आपके खाने का जो रेट है स्टार्टिंग में वो बहुत फास्ट होता है, पहले तेजी तेजी खाते हैं, और जब पानी वानी पी लेंगे खाने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, तो उसके बाद फिर आप इजी वे में खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। और आपको पता है कि एज रिएक्शन प्रोसीड्स, एज टाइम पासेस, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। बट रेट कांस्टेंट में देखेंगे आप, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विद टाइम। रेट कांस्टेंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती एंड रिमेन्स कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है और समय के साथ इसमें कोई चेंज नहीं होता। मीन रेट कांस्टेंट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू। अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, अगर आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। And the fourth and last difference between rate of reaction and rate constant is its unit does not depend on the order of reaction। बच्चों इसी चैप्टर में हम लोग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की कोड। So its unit does not depend on the order of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट की बात कर रही है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या mm पर सेकेंड, उस यूनिट की बात चल रही है। इट्स यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती है एंड इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जितने भी टाइप के ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं सबके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। बच्चों ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। आप इसको एज सच तैयार कर लीजिए, इसमें न कुछ आपको ऐड करना है न कुछ माइनस करना है। सो बच्चों आज हमने आपको स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए 2 इजी प्रॉब्लम बताई। उसके बाद हमने आपको रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के बारे में बताया, और लास्टली आपको रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के डिफरेंसेस के बारे में बताया। आज इतना पढ़िए,
इतना तैयार करिए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।